हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 14 जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत चैप्टर जो मैंने आप लोगों के साथ शुरू किया था इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि इससे पहले वाला पार्ट ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी कि विद्युत करके ये जो चैप्टर है इसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ ओम्स लॉ को यहाँ पे डिस्कस किया था और ओम्स लॉ से हमारे सामने रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध ये टॉपिक यहाँ पे आया था। तो यहाँ से हम आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे और अगर आप यहाँ पे बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों की जो सीटैट साइंस की क्लासेस होती है वे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को होती है और जो मैथ्स के आप लोगों की क्लासेस होती है वे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होती है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि साइंस की क्लासेस आप लोगों की मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आप लोगों को देखने को मिलेंगी और जो मैथ्स की क्लासेस होती हैं पेपर 2 की वो आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे देखने को मिलेंगी। ये सभी क्लासेस आप लोगों की रिकॉर्डेड मैनर में होती हैं। इसी वजह से क्लासेस का जो लिंक होता है मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा और इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनके जो प्लेलिस्ट है साइंस और मैथ्स की वो भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं और सेशन शुरू करने से पहले अगर आप सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस 2 से 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं या फिर आप बिगिनर हैं जिसको इस एग्जाम के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता तो आप लोग मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं जिसमें कंटेंट आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड खास करके सीटैट एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा जिसको पढ़ने के बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी सॉल्व यहाँ पे अवेलेबल है जिसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों ने लास्ट जो सेक्शन यहाँ पे देखा था उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक लॉ डिस्कस किया था जिसको हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं और थोड़ा सा हम इस लॉ को यहाँ पे रिकॉल करते हैं कि ओम्स लॉ क्या था। तो यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये देखा गया है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अगर मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना है तो उसमें जो वर्क डन करोगे वो V के बराबर होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। तो यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्मूला आया था V इक्वल्स टू आई आर जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे एक नया टर्म मेरे सामने आया था जो कि है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। अगर हम रेजिस्टेंस को एक सिंपल वर्ड में देखें तो इसमें आपको एक वर्ड छुपा मिलेगा रजिस्ट। रजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। तो ये करंट को ये किसको ब्लॉक करता है तो आप सिंपल से वर्ड में बोलेंगे ये ब्लॉक करता है हमारे आई यानी कि करंट को। तो मैंने आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो लास्ट सेशन में यहाँ पे डिस्कस किया था और जैसा कि मैंने कहा कि इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा तो उसको तो आप जरूर देखिएगा ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से लिंक हो। अब देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वे आपका इस तरीके से जिगजैग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं इसकी दो तरीके की कॉम्बिनेशन होती है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये कंटेंट आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी का है बट यहाँ पे सीटैट जूनियर लेवल में इस टॉपिक के क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो आपको ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको डेरिवेशन इसका नहीं देखना, आपको इसका रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर मैं ये देखूं तो आपको इतना पता है कि जो हम लोग यहाँ पे सेल या फिर बैटरी लगाते हैं इस जगह से इलेक्ट्रिक करंट जो है ये रिलीज होता है, ये तो हम लोगों को पता है। और इलेक्ट्रिक करंट आपका इस तरीके से सर्किट में आगे यहाँ पे मूव करता है और सर्किट अगर आपका यहाँ पर क्या होगा, सर्किट अगर पूरा कंप्लीट होगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट आपका अच्छी तरीके से फ्लो करेगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस है R2 और एक रेजिस्टेंस है R3 और ये तीनों रेजिस्टेंस एक लाइन में श्रृंखला में लगे हुए हैं, एक लाइन में लगे हुए हैं तो हम इसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब आप मुझे इस डायग्राम को जस्ट ये देख के बताइए, इस सर्किट डायग्राम को इतना देख के बताइए कि जब ये इलेक्ट्रिक करंट इस जगह पर पहुंच रहा है तो क्या इसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन है, तो आप कहेंगे नहीं एक ही सिंगल डायरेक्शन है, ऐसे जाएगा। तो इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है
जो क्या होता है, जो करंट होता है जिसका सिंबल आई होता है, वे आपका सभी रजिस्टर का बराबर होता है। ये आपको एग्जाम में काम आएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो इस सर्किट को अगर मैं कंप्लीट बनाऊं तो इसका अलग वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इसका अलग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें इतना पता चलता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V होता है, ये आपका क्या होता है, ये इनमें डिफरेंट होता है, यानी कि जितने रेजिस्टेंस होंगे उन सभी का V अलग अलग होगा। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करूं तो देखिए इस केस में जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से निकलेगा, आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, बट मैं आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि उसके आगे पीछे का अगर कोई भी चीज आ जाए तो आप एग्जाम में वो चीजें कर पाए। तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से यहाँ से पास करते हो तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसके 3 डायरेक्शन है और 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पे कैसे लगे हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट कैसा था, सेम था। और यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वे आपका डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि सबका अलग अलग हो जाएगा। बट अगर हम इसमें देखें तो एक इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस इनका यहाँ पे सेम होता है। तो यहाँ पे V जो होता है ये सेम होता है। और आपको अपने एग्जाम के लिए जो रिजल्ट यहाँ पे याद रखना है वो रिजल्ट ये है कि जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर लगे होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस या फिर आपके एग्जाम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इस तरीके के शब्द दे देंगे, यानी कि सबका रेजिस्टेंस अगर आपको इकट्ठा निकालना है तो इसमें हम R1, R2 और R3 इस तरीके से टोटल कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और इस केस में अगर मुझे यहाँ पे पैरेलल के केस में निकालना है तो ये होता है 1/R टोटल इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब इस रिजल्ट से मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करूंगी और वैल्यू जो है वो मैं बराबर रखूंगी। एक केस मैं लूंगी सीरीज कॉम्बिनेशन का और एक केस मैं लूंगी पैरेलल कॉम्बिनेशन का और एक केस लूंगी मिक्स कॉम्बिनेशन का। तो देखिए अगर मान के चलिए कि आपके पास एक रजिस्टर इस तरीके से, दूसरा रजिस्टर इस तरीके से और तीसरा रजिस्टर इस तरीके से, मैंने एक केस ये बना दिया। दूसरा केस मैं यहाँ पे बना रही हूं जिसमें 3 रजिस्टर जो है इस तरीके से, एक रजिस्टर यहाँ पे बना दिया, दूसरा रजिस्टर मैंने यहाँ पे बना दिया और तीसरा मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। दूसरा केस, ये कौन सा केस है, ये सीरीज का केस है। ये कौन सा केस है, पैरेलल का केस है। अब लास्ट केस मैं यहाँ पे बना रही हूं आपके सामने जिसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन जो है वो मिक्स है। अब इससे भी आपको एक बड़ा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए इनका जो यहाँ पे अगर हम रजिस्टर ले रहे हैं, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी आपका 2 ओम का है। यहाँ पर भी हम 2-2 ओम के रजिस्टर ये ले रहे हैं ताकि आप रिजल्ट को कंपेयर कर सको। और इस केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक को 5 ले लेते हैं, एक को 10 ले लेते हैं और इसको आप 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मिक्स वाला केस है, उसको हम अभी देखेंगे। तो देखिए अगर मैं पहले केस में देखूं तो तीनों के तीनों रजिस्टर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर लगे होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इन सभी को जोड़ देना है। 2, 2, 4, 2, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 ओम आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया जब आपने 3 रजिस्टर जो कि सेम थे उनको आपने सीरीज में लगाया। ठीक है जी। अब मैंने इन तीनों सेम रजिस्टर को यहाँ पे पैरेलल केस में लगाया। तो पैरेलल केस का फॉर्मूला होता है 1/R टोटल। 1/R टोटल किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1/2, ये फिर 1/2 और 1/2। तो देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। इनको आप बिना एलसीएम लिए भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो न्यूमरेटर सारे आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 3/2। पर आपको यहाँ पे 1/R टोटल नहीं निकालना, आपको निकालना है R। तो इसको निकालने के लिए जैसे यहाँ पे 1/R दे रखा है, आपको अगर R निकालना है तो इस आंसर को आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/3। तो आंसर जो है वो आपका डेसिमल में आएगा। ये तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया।
अब मैं तीसरा केस यहाँ पे देख रही हूँ। तीसरे केस को आप सॉल्व करते हुए एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक रस्सी है जिसमें एक जगह पे गांठ पड़ गई, तो आपको पहले इस गांठ को खोलना पड़ेगा। और ये कैसे हैं, ये आपके पैरेलल में लगे हैं, तो इन दोनों को अगर मैं पैरेलल में सॉल्व करती हूँ, सिर्फ इन दोनों को पहले, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को अगर मैं पैरेलल में सॉल्व करती हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10। 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 के पहाड़े में ये कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 3/10 आ जाएगा। तो आर जो होगा ये इसको उल्टा करने पे होता है, तो 3/10 यहाँ पे आ गया। अब आपके पास ये जो आंसर आया ये इन दोनों का कंबाइन आया। अब ये जो दोनों हैं इन दोनों का आंसर आपका ये आ गया। तो अब आपको पूरे का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, आर टोटल निकालने के लिए ये जो आपके पास आंसर आया, ये आंसर कितना आएगा 3.33 करके ये चलता रहेगा। तो ये जो आपका आंसर आया है, इस आंसर में आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 ओम को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है। अब ये तो हो गए हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैंने अभी कहा था कि इससे आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे पता चलेगा। ये पहले और दूसरे केस को आप जरा ध्यान से देखिएगा। पहले और दूसरे केस में मैंने आपको बोला कि हम सेम रजिस्टर यहाँ पे ले रहे हैं, इसमें भी 2-2, इसमें भी 2-2। बट आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें आंसर कितना है 6 और इसमें आंसर दशमलव में आ रहा है। यानी कि अगर सेम रजिस्टर होते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर मैक्सिमम आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आता है, मिनिमम आता है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आया 21 जनवरी में वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। इसके अलावा जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाते हो तो उसके अंदर कभी कभार हम क्या करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस आपके कैसे होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। उसके बाद हम इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और अब मैं आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्किट यहाँ पे बना दिया और इसके थ्रू हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप के सोल्यूशन जो होते हैं ये आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और किस टाइप के सोल्यूशन आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और ये एक तरीके से आप लोगों के एग्जामिनर्स का ये कह सकते हैं कि टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन में से यहाँ पे आता है। और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से कंडक्ट होता है, तो जहां पर आपको फ्री आयंस मिल जाएंगे वहां पर आप देखेंगे कि फ्री आयंस या इस तरीके की कुछ इंप्योरिटी जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है वे आपके बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर आप किस टाइप के सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे जो कि गुड कंडक्टर आपके कहलाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ये आपके कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए और एग्जामिनर किस तरीके से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछता है वो आपको थोड़ी देर में यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम देखें तो किस तरीके की चीजें पुअर कंडक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी नहीं, उसके एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएगा एक शैम्पू। जो हम शैम्पू लगाते हैं ये आपके क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। शैम्पू के अलावा शुगर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनर कई बार पूछते हैं, जो कि चीनी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे हनी हो गया, ये आपका क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। साथ ही साथ जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब जिसमें कोई भी आयंस नहीं होते, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ जो पुअर कंडक्टर है वो डिस्कस किए, जैसे कि शैम्पू हो गया, इसके अलावा यहाँ पे आपका शुगर हो गया, साथ ही साथ हनी यानी कि जो शहद होता है वे हो गया, विनेगर हो गया, सॉरी विनेगर तो आपका गुड कंडक्टर में आ जाएगा, और डिस्टिल वाटर यहाँ पे हो गया, ये आपके क्या है, ये आपके पुअर कंडक्टर हैं। और अगर हम गुड कंडक्टर की बात करें तो जो नल का पानी होता है, जो आपका टैप वाटर होता है, ये आपका गुड कंडक्टर में आता है। इसके अलावा डिस्टिल वाटर को भी आप क्या कर सकते हो, इनको पुअर कंडक्टर क्यों बोला गया है, ये जो डिस्टिल वाटर है अगर मैं इसमें नमक मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका गुड कंडक्टर बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से चीजें भी यहाँ पे पता होनी चाहिए अगर इसमें नमक मिल जाए। अब टैप वाटर के अलावा और क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ पे सॉल्ट वाटर देख लें, यानी कि नमक वाला पानी देख लें, तो वो भी आपका क्या है, वो भी आपका गुड कंडक्टर है। इसके अलावा यहाँ पे जो विनेगर होता है,
सिरका वो आपका एसिडिक होता है, तो ये भी आपका क्या है, गुड कंडक्टर है। इसके अलावा जैसे लेमन जूस हो गया, अगर आप लेमन जूस यहाँ पे मिक्स करते हैं और उसके बाद यहाँ पे बल्ब को यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपने इसमें लेमन जूस यहाँ पे डाल रखा है तो लेमन जूस जो है गुड कंडक्टर है, जिसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। तो देखिए एक अलग सा छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ पे सीटैट की एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक के अंदर में से आ जाता है कि यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अलग अलग यहाँ पे मटेरियल देके, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा या नहीं होगा, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन से आपके गुड कंडक्टर होते हैं, कौन से आपके पुअर कंडक्टर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। इनफैक्ट अगर इस लिस्ट में मैं कुछ भूल गई होंगी तो क्वेश्चंस में आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो आपके गुड कंडक्टर हैं और कौन कौन सी चीजें आपकी पुअर कंडक्टर। तो बेसिकली जिनके पास आपके क्या हो, जिनके पास हमारे फ्री आयंस हो, जैसे कि टैप वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, विनेगर हो गया, या एसिड जिसमें खट्टापन होगा, वो आपकी सारी चीजें किस में आ जाएंगी, वो आपकी गुड कंडक्टर में आ जाएंगी। पुअर कंडक्टर के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे शैम्पू हो गया, इसके अलावा शुगर हो गया, शुगर, हनी, इनका क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। मोस्टली हम लोगों को डिस्टिल वाटर का तो पता होता है कि डिस्टिल वाटर जो है ये पुअर कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री आयंस जो होते हैं वे नहीं होते, फ्री आयंस इसमें नहीं होते, तो इस वजह से ये आपका क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। शुगर, हनी में हम लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है, तो शुगर और हनी जो है ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके पुअर कंडक्टर कहलाते हैं। यानी कि अगर इनको यहाँ पे डाला जाए और इसके बाद ये रिएक्शन कराया जाए तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसके अलावा मैं एक और इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट बता रही हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे कि एल्कोहल होता है, एल्कोहल अगर हम यहाँ पे देखें, कोई भी इथेनॉल, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है जी, एक ये मैंने ले लिया और एक मैंने ले लिया HCl। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा या किस केस में नहीं होगा, यानी कि अगर मैं इसमें इथेनॉल डाल दूं या इसमें मैं आपका HCl डाल दूं तो किस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा या नहीं होगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि इस केस में नहीं होगा और इस केस में होगा, क्योंकि HCl क्या करेगा, अपना H+ आयन रिलीज करता है, जबकि यहाँ पे अगर हम अल्कोहल की बात करें तो OH ग्रुप जो है साथ में टूटता है, H अकेला नहीं टूटता। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एसिड जैसे कि H+ आयन यहाँ पे रिलीज करते हैं वे आपके क्या कहलाएंगे, वे उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी। तो ये आप साइड में लिख सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एरिया मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिससे आपको आज के इस कंटेंट के टॉपिक यहाँ पे क्लियर होंगे। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन से द्रव्य जो हैं वो विद्युत के चालक हैं, हमसे ये पूछा गया है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था और मैंने बताया था विनेगर जो होता है गुड कंडक्टर होता है, तो ए तो आपका होना चाहिए और ए इसमें नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन आप ये दो ऑप्शन काट दीजिए। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट करेंगे। साथ ही साथ शुगर सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, ये आपका पुअर कंडक्टर होता है, यानी कि बी जो होगा वो नहीं होगा, और दोनों ही ऑप्शन में बी नहीं दे रखा। इसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो अशुद्ध जल जो होता है ये भी आपका पुअर कंडक्टर होता है, तो डी भी नहीं होगा, और डी नहीं होगा तो इस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे कट जाता है। यहाँ पे सही होगा ए और सी, यानी कि विनेगर और जो सॉल्ट वाटर होगा यानी कि लवण का विलयन होगा, ये आपका गुड कंडक्टर कहलाएगा, सिरका और लवण का विलयन। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर ये बोल रखा है कि सारिका ने क्या किया, सारिका ने अशुद्ध जल जो है वो एक बॉटल में लिया, यानी कि डिस्टिल वाटर को उसने एक बॉटल में लिया और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, इस चीज़ को चेक करना चाह रही है। अब यहाँ पर उसको क्या पता चलता है, तो देखिए ये सबसे पहले तो गुड कंडक्टर तो है नहीं, यानी कि ये विद्युत का सुचालक तो है नहीं, ये कुचालक है, तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन कट जाएगा और नन ऑफ द अबव इस वाले ऑप्शन को हम अभी इग्नोर करते हैं। तो बाकी दो ऑप्शन बचे, एक बचा यहाँ पे इंसुलेटर और एक बचा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर में फ़र्क क्या होता है, इंसुलेटर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा,
तो यहाँ पे इंसुलेटर हम नहीं कहेंगे, इसे हम पुअर कंडक्टर कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेते हो और डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा आप नमक डाल देते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका इस तरीके का यहाँ पे सोल्यूशन रेडी हो जाएगा जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आपका इंसुलेटर नहीं है, ये आपका पुअर कंडक्टर है, विद्युत का कमजोर चालक हम इसे यहाँ पे कहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आज का ये जो सेशन मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस का यानी कि जो प्रतिरोध होता है इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल कुछ पूछे गए हैं, यानी कि एक ही न्यूमेरिकल इस तरीके का अभी तक पूछा गया है, बट आपको यहाँ पे रेडी रहना है कि आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि आपको जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम रजिस्टर का आपको वो बताना है अगर 1/3 ओम के 3 रजिस्टर आपके कनेक्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दो तरीके की कॉम्बिनेशन होती है, एक सीरीज और पैरेलल, और मैक्सिमम आंसर आपका तब आता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और मिनिमम कब आता है जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अभी मैंने आपके साथ प्रूव करके भी दिखाया था ये चीज़। तो अगर हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे आर टोटल का तो 1/R3 प्लस 1/R3 प्लस 1/R3 यानी कि तीनों ही रजिस्टर को आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3/3 आएगा यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 ओम। इस तीनों रजिस्टर का जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो है आपका 1 ओम। और अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो यहाँ पे निकालेंगे 1/R टोटल इक्वल्स टू 1/R1। 1/R1 अगर आप देखते हैं 1/1/3 यहाँ पे होगा तो 3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे किस तरीके से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 3/1 यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे उल्टा करके पहले लिख दिया, तो यहाँ पे 3/1 और 3/1 3 बार आपका आ जाएगा। समझिएगा जरा, 1/R यहाँ पे होता है तो 1/R में 1/1/3 दे रखा है तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर 9 आएगा। अब आप कहेंगे कि अभी अभी तो आपने बोला था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर छोटा आता है, जबकि यहाँ तो 9 आया। तो ये 1/R टोटल है, अगर R निकालना है तो 1/9 आपको करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एक मैक्सिमम रजिस्टेंस है और मिनिमम कितना है, 1/9। आपको इन दोनों का क्या करना है, अंतर निकालना है। तो एक और अगर हम 1/9 का अगर हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8। तो 8/9 जो है इनका अंतर है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसमें बोल रखा है कि एक वायर के दो एंड को यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल को एक लिक्विड में डाला गया। लिक्विड में डालने के बाद हमें देखना है कि किस केस में कंपास जो है डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि किस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होगी। तो डिस्टिल वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। शुगर सोल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो सेकंड और फोर्थ तो आपका इस तरीके से कट गया, तो सेकंड से ये ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा। इसके अलावा अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन में देखें तो सॉल्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर होती है। इसके अलावा कैरोसिन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो ये पॉइंट भी आप अपने नोट्स में ऐड करिएगा कि कैरोसिन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जिसमें थर्ड ओनली यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं तो इसमें बोल रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। शुगर सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चीनी जो है वो विलयन विद्युत का सुचालक है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये आपका कुचालक होता है। तो असर्शन जो है वो तो आपका गलत है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन गया, क्योंकि बोथ ANR आर ट्रू लिखा है, बोथ ANR आर ट्रू ये गलत है, ए ट्रू ये भी गलत है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे कट गए, एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचा है। आगे भी जरा पढ़ के देखिए, रीजन दे रखा है चीनी जो चीनी है ये जल में अपने आयंस जो है ये आपका रिलीज नहीं करती, यानी कि डिसोसिएट नहीं करती अपने आयंस में, इसी वजह से ये पुअर कंडक्टर है। तो यहाँ पे रीजन जो है वो सही दे रखा है, ए इज फॉल्स, ए असत्य है किंतु आर जो है वो सत्य है। इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसमें हमें बोल रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नल का जो जल है वह आपका विद्युत का सुचालक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज जैसे कि सॉल्ट यहाँ पे डिजॉल्व होती है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बिल्कुल सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने की वजह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है।
अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे बोल रखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको चुनना है। सॉल्ट सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट सोल्यूशन जो होता है गुड कंडक्टर होता है। साथ ही साथ इसमें आयंस जो होते हैं ये पानी में जाके डिसोसिएट होते हैं, इसी वजह से गुड कंडक्टर होता है। तो देखिए एक ही टॉपिक का कितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनर द्वारा फ्रेम किया गया है, वो भी अलग अलग पेपर सेट में, अलग अलग ईयर में। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस वाला जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया, यह आपका 21 जनवरी को आपका पूछा गया था 2024 के पेपर में। तो आगे आने वाले सीटेट एग्जाम में आपसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस चीज़ को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर करना है। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।